नमस्कार दोस्तों, कहानी कमल में आपका स्वागत है। आइए कुछ पल गुजारते हैं कहानी कमल के साथ, क्योंकि आप श्रोता हैं खास। आज सुनिए प्रसिद्ध कथाकार अजय प्रजापति की लिखी कहानी दहशत की छाया। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अवश्य ही बताएं कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी दहशत की छाया। आज माताजी की मुस्कुराहट इतनी रहस्यमयी क्यों लग रही है? मुझे सजाकर ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बनाने के पीछे क्यों पड़ी है? बार बार हिदायत क्यों दे रही हैं कि बैठक में उपस्थित सभी बड़ों के पांव छूऊं या कि उनके प्रश्नों के उत्तर शालीनता से दूं, जबकि मैं इनकी बेटी नहीं, मात्र नौकरानी हूँ। अपने आप को असहज सी महसूस करती इसी प्रकार के अनेक प्रश्नों से घिरी तैयार होती रही, और जब बैठक में नाश्ते की ट्रे लिए प्रविष्ट हुई, डर के मारे मेरी हालत खराब थी। लोग प्रश्न कम कर रहे थे और देख ज़्यादा रहे थे। सबकी बेधती नज़रों को सहन करती हुई यथोचित प्रश्नोत्तर देती रही थी कि एकाएक सामने बैठे बुजुर्ग ने आवाज़ लगाई, बेटा जरा इधर आना। आवाज़ सुनकर जिस नवयुवक ने कमरे में कदम रखा, उसे देख मैं चौंक उठी। मेरा सीना तेजी से धड़कने लगा। अपने आप को संतुलित रखने की शक्ति को क्षीण होता महसूस कर तेजी से भीतर की ओर भागी। और यहाँ पर काम में लगने से पहले मैं रात दिन पढ़ाई कर अपनी आजीविका के लिए ट्यूशन पढ़ाने वाली और अपने उज्जवल भविष्य के सपने देखने वाली कॉलेज की एक गरीब छात्रा थी। उस दिन कॉलेज फीस के लिए रुपयों की आवश्यकता के कारण मन में दृढ़ निश्चय किए बैठी थी कि पढ़ाकर उठने के बाद सिंह साहब से अवश्य ही ट्यूशन के बकाया रुपए मांग लूँगी। मगर जब उनके घर पहुंची, ड्राइंग रूम सूना पड़ा था। मैं समझी बच्चे अपने कमरे में पढ़ने बैठ गए होंगे, मगर वे वहाँ भी नहीं थे। आंटी भी नज़र नहीं आ रही थी। सन्नाटे से घबराकर मैंने आवाज़ लगाई। बगल के कमरे में अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हुए सिंह साहब ने पुकारा, कौन? आकांक्षा, यहीं आ जाओ। मैंने झांका। बेडरूम के कोने में रखी रीडिंग टेबल पर बैठे वे कुछ पढ़ रहे थे। मैं थोड़ी झिझकती हुई भीतर आकर बोली, क्या बात है अंकल? बच्चे नज़र नहीं आ रहे और आंटी भी नहीं है। एक ज़रूरी काम से वे सब आज बाहर गए हैं, 2-3 दिन बाद लौटेंगे। यह सुनते ही फीस मांगने की सारी दृढ़ता समाप्त हो गई। तो मैं चलती हूँ, आने के बाद ही आऊँगी। बैठो, ऐसी भी क्या जल्दी है? बच्चे रहते तब क्या तुम नहीं रुकती? फीस मांगने की आवश्यकता देख मैं बैठ गई। उनके इधर उधर की बातों के बीच में मौका देखकर बोली, अंकल जी, बैंक का फॉर्म भरना है और कॉलेज की फ़ी भी देनी है। अगर बकाया रुपए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कहते हुए वे उठे, मगर अपने टेबल के पाए से उलझकर लड़खड़ा गए। संभलने के लिए मेरी कुर्सी का सहारा लिया तो मैं भी कुर्सी सहित उलट गई। मेरे ऊपर ही वे आ गिरे। सॉरी कहते हुए उन्होंने मुझे उठाने का प्रयत्न किया। तब मैंने उनके हाथों को अपने सीने के काफ़ी करीब पाया। संकोच अनुभव करती हुई उनसे छिटक गई। उन्होंने पूछा, कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बैठो, मैं तुरंत रुपए लाता हूँ।
मैं सभ्यतावश अलमारी की ओर से नजरें हटा उस पुस्तक की ओर देखने लगी जिसे वे पढ़ रहे थे। अरे यह क्या? ये तो वयस्कों के द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। यह सब किसी खतरे का संकेत तो नहीं? मैं घबरा उठी। न करने के बावजूद जबरदस्ती नोटों की एक गड्डी मेरे बैग में ठूंसने का प्रयास करते हुए वे बोले, रख लो, तुम्हें इन रुपयों की बहुत आवश्यकता है। मैं उनके हाथों को झटक बाहर जाने लगी। उन्होंने आगे बढ़कर दरवाज़ा बंद कर लिया। उनकी मनसा अब प्रकट हो चुकी थी। मैंने घबराकर विनती की, अंकल, मैं आपकी बेटी जैसी हूँ, आपके बच्चों की टीचर हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। मगर मेरे अनुनय का उनके ऊपर रत्ती भर भी असर न पड़ा। मेरे प्रतिरोध की शारीरिक क्षमताएं बौनी सिद्ध हुई। चोटें तन पर जितनी लगी, मन पर उनसे भी ज़्यादा। मैं खौफ की मारी बदहवास सी घर पहुंची और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मेरे साथ ऐसा होगा वह भी किसी गुंडे मवाली के द्वारा नहीं, बल्कि एक इज्जतदार इंसान के द्वारा मैं सपने में भी सोच नहीं सकती थी। मेरी विधवा माँ ने मेरे सुनहरे भविष्य के कितने सपने देखे थे। पढ़ा लिखा कर किसी अच्छे घर में ब्याहने की बात सोची थी। इसीलिए तो वह घर घर जाकर चौका बासन करती थी और मेरे सुनहरे भविष्य की फी भरती थी। मगर सब के सब व्यर्थ गए। अब कौन मुझ अभागन को अपनी जिंदगी में जगह देगा? 3-4 दिनों तक यूं ही नाना प्रकार के विचारों में उलझी पड़ी रही। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चे आकर मेरे घर से निराश हो लौटने लगे। पास पड़ोस के लोगों ने भी मेरी इस असामान्य स्थिति को महसूस किया। सभी के प्रश्नों का मेरे पास एक ही उत्तर था, मेरी तबीयत ठीक नहीं। मगर कब तक भूखी प्यासी पड़ी रहती? अंततः उठना ही पड़ा। इकबाल भैया का ध्यान आया। लगा मेरी पीड़ा को सिर्फ वे ही समझ सकते हैं, मेरी इज्जत भी करते हैं। उम्र में बड़े होने के बावजूद जब भी मिलते पहले सलाम करते, और जब मैं टोकती हूँ तब कहते हैं, वे तो सिर्फ उम्र में बड़े हैं, ज्ञान और बुद्धि में तो मैं ही बड़ी हूँ। दुनिया उन्हें मवाली के रूप में भले ही जानती हो, मगर मैं हमेशा उन्हें अच्छे इंसान के रूप में पाती हूँ। उन्होंने जब भी दंगा फसाद किया है, सही का पक्ष लेकर किया है, कभी नाजायज का साथ नहीं दिया। अपने ऐसे भैया के पास पहुंची तो जरूर, मगर बता नहीं पाई अपनी बेइज्जती की बात। वे अपने दोस्तों से घिरे बैठे थे, कैसे और किस मुंह से बताती। कमजोर पड़ गई, विषय ही बदल दिया। दरवाजे दरवाजे ट्यूशन पढ़ाकर थक चुकी हूँ। आपकी पहचान तो बहुतों से है, कोई बढ़िया सा काम दिलवाइए ना भैया। उन्होंने तत्काल पूछा, क्या तुम माँ समान बीमार औरत की सेवा करना चाहोगी? वेतन भी अच्छे मिलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो समझो काम मिल गया। और इस तरह वे दूसरे ही दिन मुझे लेकर श्री बाबू की कोठी पर पहुंच गए। मैंने अपने आसपास के वातावरण को परखा। दूर दूर तक फैली कटीले तारों से जड़ी चार दीवारी, बाहरी गेट पर हाथ में बंदूक लिए पहरेदार, कोठी के चारों ओर घूमते 4-5 कुत्ते, मानो देखते ही फाड़ डालेंगे। मैं थोड़ा सहमी, मगर इकबाल भैया साथ थे, हिम्मत बनाए रही। श्री बाबू ने मुझे घूरते हुए कहा कि वे बीमार की देखभाल में जरा भी लापरवाही सहन नहीं करेंगे। सब कुछ बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत के अनुसार होना चाहिए, खासकर रीढ़ की हड्डी का व्यायाम।
रोगी की हर वो आवश्यकता तुरंत पूरी होनी चाहिए जो वो चाहती है, चाहे उसके लिए चौबीसों घंटे जागना ही क्यों ना पड़े। उनके चेहरे पर छाई कठोरता और तलवार की धार जैसी पैनी आवाज़ ने मेरी रीढ़ की हड्डियों तक में कंपकपी पैदा कर दी। 2-3 दिनों के अंदर ही मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ गया जब मैंने कोठी के अन्य नौकरों से सुना कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर में काम करने लगी हूँ जिस पर दर्जनों हत्या के मुकदमे चल रहे हैं। जब भी कहीं कोई मारपीट की घटना घटती है या फसाद खड़ा होता है, श्री बाबू का नाम अवश्य ही चर्चा में आ जाता है। इनका सारा धंधा ही बंदूक, रुपया एवं शराब तथा शबाब के बल पर चलता है। बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को खरीदने में इन सब का इस्तेमाल ये धड़ल्ले से करते हैं। मैंने सोचा जो इंसान औरतों को दूसरे के सामने परोस सकता है वह भला खुद क्यों परहेज करेगा, और अगर मेरे साथ फिर एक बार वैसा ही हुआ तो मैं बेसहारा लड़की भला क्या कर सकूंगी। आश्रित महिलाओं पर होने वाले शोषण की अखबारों में छपी कई घटनाएं चलचित्र की भांति दिमाग में घूम गई। मन में शंका उभरी, कहीं मैं कुएं से निकलकर खाई में तो नहीं गिर पड़ी हूँ। अंदर ही अंदर कांप गई, मगर मनोभाव को व्यवहार में प्रकट होने नहीं दिया। मेरे सोने की व्यवस्था बीमार माताजी के कमरे में ही कर दी गई थी ताकि चौबीसों घंटे उनकी देखभाल कर सकूं। एक रात मैं सोने का प्रयत्न कर रही थी कि बाहर किसी प्रकार की आवाज़ सुन कमरे से बाहर आ गई और कान लगाकर सुनने का प्रयत्न करने लगी। श्री बाबू के सहयोग किसी को पकड़ लाए थे। वे उसे बड़े प्रेम से किसी बात के लिए राजी करने का प्रयत्न कर रहे थे, मगर वह अपनी अकड़ में डूबा हुआ था। बहुत प्रयत्न के बावजूद भी राजी न होते देख उनके सहयोगियों ने लातों और घुस्सों से उसकी अच्छी खासी मरम्मत कर डाली। श्री बाबू ने धमकाते हुए कहा, अगर अब भी न सुधरे तो इस बार तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ लाएंगे और उनकी दशा तुम्हारी दशा से भी ज़्यादा बुरी करेंगे। यह सब सुन मैं सर से पांव तक थरथरा गई। लगा 2 क्रूर हाथ मेरे कपड़ों को चीरने फाड़ने चले आ रहे हैं। मैं अपने कमरे की ओर भागी और भीतर से दरवाज़ा बंद कर फफकने लगी। रात भर ठीक से सो नहीं पाई। सुबह उठी तो माताजी की दवा का वक्त हो चुका था। सबसे पहले दवा दी, फिर डॉक्टर के निर्देशानुसार व्यायाम करवाने लगी। श्री बाबू आकर मुझे व्यायाम कराते हुए देखते रहे, फिर ढेर सारे निर्देश दे डाले। मैंने जब सहमति में सर हिलाया तो उन्होंने मेरे सर पर 2-3 थपकियां जड़ दी। हालांकि उन्होंने मेरे सर पर थपकियां प्यार से जड़ी थी, फिर भी मैं सहम गई और तब तक सहमी रही जब तक कि वे चले न गए। इस तरह देखते ही देखते कई माह गुजर गए। रात दिन की मेरी सेवा एवं सावधानी के कारण पीठ का बेड शोर बहुत जल्द ही ठीक हो गया था। अब तो उनकी रीढ़ की हड्डी भी सही जगह आने लगी थी, इसलिए अक्सर उठने वाले उनके जानलेवा दर्द में थोड़ी कमी आ गई थी। बीच बीच में इकबाल भैया मेरे हाल चाल पूछने जब भी आते थे तब मैं कहती थी, यहाँ मुझे डर लगता है। इस घर में डरने जैसा क्या बात है? क्या कभी तुम्हारे साथ किसी प्रकार का बुरा व्यवहार हुआ? नहीं ना? फिर वे समझाते, श्री बाबू तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं, वे अक्सर तुम्हारी तारीफ करते रहते हैं।
मुझे लगता इकबाल भैया मेरा मन रखने के लिए ऐसा कह देते हैं, आश्वस्त नहीं हो पाती। पिछली बार भी जब मैंने उनको बतलाया था कि श्री बाबू ने आधी रात में एक व्यक्ति को अधमरा करवा दिया, तब उन्होंने टालते हुए कहा था, इन बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये सब श्री बाबू के व्यावसायिक बातें हैं। एक रात ऐसा ही सन्नाटा पूरी कोठी में व्याप्त था। सोने की लाख कोशिशों के बावजूद भी नींद नहीं आ रही थी। मन में रह रह कर पता नहीं क्यों वह भयानक हादसा सजीव बनकर नोच खसोट रहा था, जिसने कि मेरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी थी। उसी समय दरवाजे पर आहट हुई। श्री बाबू को धीरे धीरे दरवाजा खोल अंदर आते देख मैं सिकुड़ गई। वे पहले अपनी बीमार पत्नी के पास जा बड़े गौर से देखते रहे, पलंग के आसपास के सामानों को ठीक ठाक करते रहे, दवाइयों को उलटते पुलटते रहे, और जब पूरी तरह आश्वस्त हो गए कि सब कुछ ठीक ठाक है, उनकी पत्नी बड़े आराम से सो रही है, तब वे मेरी ओर बढ़े। मैं डर के मारे अधमरी हो बेसुध सी पड़ी होने का नाटक करने लगी। वे पास आ मुझे बड़े गौर से देखते रहे, फिर बगल में पड़ी चादर को मेरे बदन पर डाल दिया। उनके स्पर्श से मेरे शरीर पर चींटियां सी रेंगने लगी। वे जैसे ही कमरे से बाहर गए, मैं तेजी से चादर हटा लगभग कूदती हुई दरवाजे तक पहुंची और फाटक की चिटकिनी चढ़ा अपने आप को संयत करने लगी और काफ़ी रात गए तक सो नहीं पाई। सुबह जब श्री बाबू को नाश्ता दे लौटने लगी, तब उन्होंने टोका, आकांक्षा रुको, इधर आओ। मैं डरती हुई उनके पास आ खड़ी हुई। उन्होंने स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ पकड़कर पास रखी कुर्सी पर बैठा दिया। मैं अज्ञात अनिष्ट की आशंका से भीतर ही भीतर कांपने लगी। उन्होंने पूछा, तुम इतना चुप चुप क्यों रहती हो? क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? मैंने सर झुकाए हुए कहा, जी नहीं, मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। और सचमुच था भी ऐसा ही। मगर दूसरे ही पल यह सोचकर परेशान हो उठी कि प्रेम का यह प्रदर्शन एवं मेरे प्रति यह फिक्र किसी मुसीबत का संकेत तो नहीं। बड़े गौर से मेरे चेहरे पर उठ रहे भावों को पढ़ने की कोशिश करते हुए वे बोले, ऊपर का एक कमरा सफाई कर रहने लायक बना देना। मेरे गांव का एक नवयुवक आने वाला है, वह यहीं रहेगा और बाहर के कामों की देखभाल करेगा। उसकी सुख सुविधा का ख्याल तुम्हें ही रखना है। नवयुवक बड़ा सहज था। उसने आते ही श्री बाबू एवं माता जी के पांव छुए। मैं उसका सामान ऊपर पहुंचा आई, कमरा दिखा सारी व्यवस्था समझा दी। अंत में जब लौटने लगी, वह बोला, सुनिए, मेरा नाम रमन है, एमए पास हूँ। यहाँ आने से पहले गांव के पास ही नौकरी करता था। आप यहाँ? फिर प्रश्नवाचक नज़रों से मेरी ओर देखने लगा। मैं भी यहाँ आपकी तरह नौकरी करती हूँ। मेरा काम बीमार माता जी की देखभाल करना है और अब आपकी भी। शुक्रिया, मैं तो समझा था कि आप चाचा जी की रिश्तेदार हैं। नहीं, मैं उनकी कोई नहीं, कहती हुई तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई। रमन का काम ही कुछ इस प्रकार का था कि वह सोने एवं खाने के वक्त को छोड़कर सारा समय कोठी से बाहर ही रहता। किसी काम से आता भी तो बहुत थोड़े समय के लिए। मैं उसकी अनुपस्थिति में उसके बिखरे कमरे को ठीक कर दिया करती थी एवं उसके कपड़े धुलवा कर रैक में रख दिया करती। मेरी कोशिश रहती थी कि उसकी आवश्यकताओं के अनुरूप सारी व्यवस्था कर दूं, मगर उसके सामने कम से कम पड़ूं।
इसलिए उसका खाना भी अच्छी तरह से परोसकर उसके आने से पहले ही उसके कमरे में पहुंचा दिया करती थी। कुछ महीनों के बाद मैंने महसूस किया कि वह किसी न किसी बहाने मेरे नज़दीक आने की कोशिश करने लगा है, मुझसे बात करने के बहाने तलाशने लगा है, मगर मैं हमेशा छोटा सा उत्तर देकर बात समाप्त कर देती थी और कोई न कोई बहाना बना उसके सामने से हट जाती। रमन के गंदे कपड़ों की सफाई में डालने से पहले अक्सर जेबों को जांच कर लिया करती थी। एक दिन एक कागज के टुकड़े को देख मैं चौंक उठी, क्योंकि उस पर मेरा नाम लिखा था, सिर्फ मेरा नाम। एक बार नहीं, सैकड़ों बार। और फिर तो एक तरफा संदेशों का सिलसिला ही आरंभ हो गया, जिन्हें पढ़कर अच्छा लगता, कभी सपनों में खो जाती। कोई मुझे कितना चाहता है, मेरी कितनी इज्जत करता है, मगर डरा हुआ मन तुरंत कहता, यह इज्जत, यह प्रेम तुम्हें इस्तेमाल करने की पहली सीढ़ी भी हो सकती है। और मैं संभल जाती। उस दिन तो हद ही हो गई। टेबल पर एक उपहार का पैकेट पड़ा मिला और उसके नीचे एक पत्र, जिस पर लिखा था, अपने सपनों में नित्य आने वाली उस आकांक्षा को जो बिना किसी प्रतिफल की आशा में दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है। यह सब कुछ बर्दाश्त करना इतना आसान न था। खाना टेबल पर रख तेजी से वापस मुड़ी। देखा वह दरवाजे पर खड़ा मंद मंद मुस्कुरा रहा था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया, सीना तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, आज मैं तुम्हें यूं ही जाने नहीं दूंगा, तुमसे ढेर सारी बातें करनी हैं। मैं उसकी बगल से निकल बाहर भागने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं झटकती हुई बोली, रमन बाबू, अगर आप और थोड़ा भी आगे बढ़े तो मैं शोर मचाऊंगी। डर कर परे सरकता हुआ वह बोला, आकांक्षा, प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, मेरी बात सुनो। मैं आपकी कोई बात नहीं सुननी। मेरा आपसे नाता ही क्या है? तुमसे नाते की ही तो बात करना चाहता हूँ, जिंदगी भर के नाते की। मगर मैं अविश्वास से भरी तेजी से सीढ़ियाँ उतर गई। अब तो उससे और भी बचने लगी, मगर उसकी देख रेख में कोई कमी नहीं आने दी, क्योंकि वह मेरी नौकरी का हिस्सा था। अब भी उसके चेहरे पर मेरे प्रति जो भाव होते थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया था, मगर वह सावधान जरूर रहने लगा था, ताकि मैं नाराज ना हो जाऊं। ऐसे ही वक्त सरकता रहा। एक दिन ऐसा भी आया कि माताजी पहले मेरे सहारे, फिर बैसाखी के सहारे और अंततः बिना सहारे के चलने लगी। मैं मन ही मन सोचने लगी, अब बहुत जल्द ही मेरी नौकरी छूटने वाली है। मगर नहीं, यहाँ तो अंदर ही अंदर दूसरी नौकरी में बांधने की तैयारी चल रही थी, विवाह रूपी नौकरी। चुपके से अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मोड़ आया देख मैं हतप्रभ हो उठी। बुजुर्ग की आवाज़ सुनकर जिस नवयुवक ने कमरे में कदम रखा, वह और कोई नहीं, रमन ही था, जिसने मेरे डरे मन की बंजर धरती पर प्यार के फूल उगाने की कोशिश की थी। अपने आप को संतुलित रखने की शक्ति को क्षीण होता महसूस कर तेजी से भीतर की ओर भागी और माताजी से लिपट आंसू बहाने लगी। मेरी पीठ सहलाते हुए उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ जो रो रही हो? क्या रमन तुम्हें पसंद नहीं? बेटी, मेरी बात मानो, रमन बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें बहुत पसंद भी करता है, सारी जिंदगी पलकों पे बिठाकर रखेगा। श्री बाबू भी तेजी से मेरे पास आए और सर पर हाथ रखते हुए बोले, ऐसी शुभ घड़ी में रोते नहीं, बेटियां तो होती ही हैं पराई चीज़,
जब तक उनके हाथ पीले नहीं हो जाते पिता को चैन नहीं मिलता। तुमने इस घर में नौकरी नहीं की है बल्कि बेटी का फर्ज अदा किया है। अब मेरी बारी है, मुझे भी पिता का फर्ज अदा करने का मौका दो। उनके अंदर इंसानियत का ऐसा निर्मल स्रोत बहता देख मेरे दिल एवं दिमाग पर छाए हुए डर एवं दहशत की छाया पल भर में क्लीन हो गई। मैं भाव विह्वल हो फूट फूट कर रोने लगी। माताजी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, बेटी घबराओ नहीं, तुम दोनों इसी घर में रहोगे, मेरी नज़रों के सामने। मैं अपने हाथों से तुम्हारे बच्चों को खाना खिलाऊंगी। पीछे से इकबाल भैया की आवाज़ आई, और बहना, शादी के बाद तुम अपनी रुकी हुई पढ़ाई भी पूरी कर पाओगी। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए उनकी ओर देखा। वे मुस्कुरा रहे थे और उनके पीछे खड़ा रमन बड़ी आशा भरी नज़रों से मेरी ओर देख रहा था। मैंने सर झुका लिया। मुझे लगा मेरी माँ अपना सपना पूरा होते देख आकाश के किसी कोने में बैठी आशीर्वादों की वर्षा कर रही होगी। समाप्त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।